हे गाइस, स्टार गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे रेचल ने हाकिन को एक ऑफर दिया है जिसमें अगर उसकी हेल्प करता है तो उसके बदले में उसे लास्ट क्लोन को ट्रैक करने में मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ यूरी को बैम के बारे में सारी चीजें पता लगी कि कैसे उसे फक के अंदर ट्रेन किया गया, उसे कैसे फंसाया गया था और क्या क्या चीजें उसके ऊपर बीती है, जिसे देखकर यूरी उनको सबक सिखाना चाहती थी लेकिन बैम के कहने पर वो रुक जाती है। वहीं अब वो फ्लोर ऑफ डेथ की तरफ जाने वाले हैं जिसके लिए यूरी ने उनके ऊपर एक कंडीशन रखी है कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा। वहीं लास्ट पैनल में हमने देखा था एंडोर्सी जहाद, एनेक जहाद और कून के भाई और उसके भाई टीममेट्स को जो पहुंच चुके हैं नेम हंट स्टेशन पर। तो इसी के साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं हम नेम हंट स्टेशन के चैप्टर को। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको आगे वीडियो देखनी है। तो करते हैं स्टोरी स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट होता है एक अनाउंसमेंट के साथ जहां बताया जा रहा होता है कि कुछ रेगुलर्स जो कि इस फ्लोर पर नए आए हैं उन्होंने 6 वेल को खत्म कर लिया है और जो रेगुलर पहले से इस स्टेशन पर है उन्हें अटेंशन देना चाहिए इनके नाम को सुनने के लिए जो भी यहाँ पर पहली बार आए हैं। और स्टॉप का नाम बताया जाता है नेम हंट स्टेशन और हम देखते हैं उन अनाउंसमेंट में नाम होता है कून के भाई यानी कि रैन का जो कि था कून फैमिली से। इसके अलावा उसका साथी एडिन डैन, जिया नोबिक जो कि लेविटियर थी। इस अनाउंसमेंट को दूर से एंडोर्सी जहाद और उसके साथी और सिविशु भी सुन रहा था। एंडोर्सी उससे कहती है कि इस जगह में बहुत हलचल बढ़ने वाली है। स्टोरी कंटिन्यू होगी 39 फ्लोर पर और हम देखते रैन को जो एक आदमी को अपने पैर से मार के उसे कह रहा था मुझे पता है तुम मरे नहीं हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक झटका ही दिया था, इसीलिए जल्दी से उठो और मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दो। क्या कि हमें इतना बड़ा स्वागत क्यों मिला स्टेशन पर, गुस्से के साथ ही लोगों ने हम पे अटैक क्यों कर दिया। लेविटियर उसको रुकने के लिए कह रही थी। उससे ये भी पूछती है क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा इस भालू के बारे में जो तुम ऐसे बात कर रहे हो। वहीं दूर से हम काफी सारे लोगों के बीच में ये बात सुन सकते हैं कि कैसे ये कून फैमिली से है। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इन लोगों का नाम यहाँ पे क्यों अनाउंस किया जा रहा है और इससे ये भी समझ में आता है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। वहीं लेविटियर इन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा इरिटेट थी। प्लान ये चाहता था कि वो जल्दी से हेल ट्रेन को पकड़ सके ताकि वो अपने भाई कून को प्लान के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सके क्योंकि उन्हें रेचल का पीछा करना था। लेकिन उसका टीममेट कहता है कि हम चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें बकवास बंद करनी चाहिए और स्टेशन की तरफ चलना चाहिए। लेकिन डैन उन्हें कहता है किसी बहुत बड़े बंदे ने हम लोग का जाने का रास्ता जस्ट अभी बंद किया है। हम बाकी रेगुलर को भी देखते हैं आपस में लड़ते हुए जहाँ कुछ बाकी रेगुलर के बारे में ही बात की जा रही थी जो भी ठीक कुछ टाइम पहले यहाँ आए थे एक फ्लोटिंग शिप को लेकर। रैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इन्हें मार देना चाहिए, तुम ना मुंह बंद करो, मुझे पक्का मार देना चाहिए। लेकिन रैन से समझाता है कि रैन को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। वो नोटिस करते हैं कि शायद दूसरे दुश्मन भी उनकी तरफ आ रहे हैं। देखते और भी बहुत सारे भालुओं को जो कि पूरी तरह से तैयार होकर इन्हीं तरफ आ रहे थे। उनसे फाइट करना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे पता था उसके पास कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि उसे कुछ भी करके स्टेशन की तरफ जाना था। वो यूज करता है एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग अटैक। दूर से एंडोर्सी सब चीजों को नोटिस कर रही थी और शिविशु से बता रहा था कि देखो कैसे उन सबका खात्मा कर रहा है। एंडोर्सी हंसते हुए कहती है कि बहुत जल्दी रिग्रेट करने वाले हैं अगर इतनी सारी पावर यूज करके यहाँ तक पहुंचेंगे। शिविशु भी एग्री करता है और कहता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है बाकी स्टेशन की तरह और यहाँ पे चीजें उतनी ज्यादा सिंपल भी नहीं है। और तभी हम पीछे से देखते हैं हादसों को बैठे हुए जो अपनी स्वॉर्ड को अपने पास रखा था और कहता है कि अगर ट्रेन आने वाली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें भी यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, टाइम आ चुका है कि हम शिकार करें केसर का। एनेक जहाद कहती है कि वो अपना असली चेहरा जरूर दिखाएगा जब ट्रेन आएगा, इसलिए हमें भी रेडी हो जाना चाहिए। एंडोर्सी उन्हें रुकने के लिए कहती है और कहती है सिर्फ एक ही है जिसको वो हंट करना चाहती है और वो बंदा इस ट्रेन में है इस वक्त। हम फोकस करते हैं स्टेशन में कहीं पर एक आदमी को बैठे हुए जब उसका एक प्यादा उसे कह रहा होता है कि लॉर्ड हैसे मेरे पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है जिसके बारे में लॉर्ड हैसे उससे पूछते हैं जाकि शोर शराबा किस बारे में है। जब उसका आदमी उसे बताता है कि एक न्यूज ऐसी फैली है कि स्टेशन के ऊपर कोई कून फैमिली से आया हुआ है, जहाँ एक क्रीपी सा आदमी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है मैं इस नाम का शिकार करने वाला हूँ। ट्रेन पर देखते हैं कि बैम की टीम ने और उसके दोस्तों ने 38 फ्लोर का टेस्ट पास कर लिया था और ग्रे गार्जियन हार गया था। हम रैक का रिएक्शन में देखते हैं तो सोच रहा था कि मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा कि मेरे जैसा दिखने वाला बंदा जमीन पे धराशायी पड़ा है। ये टर्टल सही में बहुत ही ज्यादा खूंखार है। साथ ही अनाउंसमेंट होती है कि सभी रेगुलर्स ने 38 फ्लोर का टेस्ट पास कर लिया है और अब गेट खुल गया है नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। पर कून, बैम और रैक रेडी थे वहाँ जाने के लिए। ना कून कह रहा था कि मैं फाइनली रेस्ट कर सकता हूँ। जहाँ रैक पूछ रहा था बैम से क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हुआ उस बंदे को मारते हुए, जिससे बैम कहता है बिल्कुल नहीं। पीछे से हाकिन की लास्ट क्लोन अभी बैम को ऑब्जर्व कर रही थी। अमन में सोच रही थी कितना स्ट्रेंज है ये बॉय, इतनी सारी पावर उन सोल का यूज करने के बाद भी
ये बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। ये पावर है उस थ्रोन की जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। नहीं, मैम को हम खुश देखते हैं काफी टाइम बाद, जो कून से डिस्कस कर रहा था कि कैसे इस अपोनेंट को हराना काफी आसान था, जैसा कि उन्होंने सोचा। वही वो क्लोन अभी उन्होंने सोची थी, या फिर ये सब बातें मायने ही नहीं रखती क्योंकि ये लड़की में कुछ स्पेशल बात है। ठीक इस मोमेंट पे हम देखते हैं रेचल की टीम को भी, जो कि इस फ्लोर के टेस्ट को पास कर लेते हैं, जहाँ पर हाकिन अकेले लड़ रहा था उस अपोनेंट से और उसे काट के रख देता है। के लिए भी वही सेम अनाउंसमेंट होती है कि गेट खुल चुका है और ये जा सकते हैं अब नेक्स्ट फ्लोर पर। रेचल भी तारीफ करती है हाकिन की कि तुम्हारे पास अभी भी इतनी स्ट्रेंथ बची है उस फाइट के बाद, अच्छा ही क्या मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया। लेकिन हाकिन काफी ऐड के साथ से कहता है कि ऐसे एक्ट मत करो जैसे बहुत क्लोज हो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट बनूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कोऑपरेट करो उस टाइम के लिए, तब तक मैं अपने लास्ट क्लोन को ढूंढ ना लूं। क्या उससे पूछता है कि फ्लोर डेथ तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक तुम क्या करने का प्लान कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि बाकी लोग मर चुके हैं जो भी ट्रेन पर थे। रेचल कहती है कि एमिली के अकॉर्डिंग तो उनमें से कोई भी नहीं मरा, वो शायद ट्रेन पर ही होंगे। ये सुनकर हाकिन कहता है कि हमें तुरंत जाना चाहिए फिर तो, लेकिन रेचल कहती है कि थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है और यही तुम्हारा फ्लॉ है। मैंने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा है, इसलिए बस थोड़ा सा इंतजार करो, ना फिर पहले की तरह ही सारी चीजें खराब हो जाएंगी जैसा तुमने अभी किया था। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ यूरी सभी लोगों को ये कह रही थी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और अब वो नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और वो उन्हें ये बता रही होती है कि कैसे इन लोगों ने सुन लिया होगा कि इनका नेक्स्ट स्टेशन है फ्लोर ऑफ डेथ, और ये भी एडमिट करती है कि कैसे इन लोग के अपने रीजन हो सकते हैं वहाँ जाने के। इसके साथ ही उन्हें वार्न करती है कि वो जगह बहुत ही डेंजरस है और कैसे वो इनके साथ जाने की सोच रही है। लेकिन फ्लोर ऑफ डेथ के बारे में पहली बार सुनते हैं साची और बोरो कि बैम और बाकी लोग वहां जाने का प्लान कर रहे हैं, और वो कहता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, आखिर ये वहां क्यों जाना चाहते हैं। उन्होंने बताता है कि रेचल वहीं जा रही है और इसीलिए वो उनका पीछा करते हुए वहां जाएंगे। वैसे भी अभी ये लोग चूज करने वाले कि कौन के साथ जाएगा या नहीं, तो अगर इनका मन नहीं है तो ये यहाँ रुक सकते हैं। और इसी बात को कंटिन्यू करते यूरी भी एग्री करती है और कहती है कि जो भी इस ट्रेन पर रुकना चाहता है वो रुक सकता है क्योंकि वो जगह सभी के लिए नहीं है। जहाँ प्रिंस मिसेंग से पूछता है हमें जरूर जाना चाहिए वहाँ पे, जिसे मिसेंग भी हामी भरती है। स्लीपी को देखते हैं जो कहती है सबसे पहले कि मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फार्ट शो को समझ नहीं आता कि स्लीपी ऐसा खतरा क्यों उठाना चाहती है। इस पर स्लीपी कहती है क्योंकि वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करती है। हाकिन की क्लोन भी कहती है कि मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ लेकिन मैं ट्रेन को छोड़कर नहीं जा सकती। बोरो भी साची डिस्कस करता है कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। इस पर साची एग्री कर जाता है क्योंकि रेचल अगर वहाँ जा रही है तो हाकिन भी वहीं होगा। यूरी कहती है कि जितना मैंने सोचा था उससे काफी कम लोग ट्रेन पर रुक रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें अपनी कंडीशन या जो शर्त उसने रखी थी उसका असाइनमेंट उन्हें बताती है, और वो उन्हें समझाती है कि आने वाला नेक्स्ट स्टेशन है नेम हंट स्टेशन, जिस पर उनका ये टास्क कि उन्हें किसी का नाम चुराना है जो जानी जाती है केसर के नाम से। मैम को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी थी, लेकिन हम देखते हैं साची को जिसकी हवा टाइट हो गई थी और वो गुस्से में उससे पूछता है क्या तुम्हारा वही मतलब है जो मैंने सुना, तुम उस केसर की बात कर रही हो जो फेमस है द नेम हंटर के नाम से। मैम साची से पूछता भी है क्या तुम उसे जानते हो पहले से, जिसमें साची कहता है हाँ, केसर द नेम हंटर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है डी क्लास में, बिल्कुल मेरी तरह। सुनकर बाकी लोग भी शॉक हो गए थे। तो आगे अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ऐसे तो वो उन 3 स्ट्रॉन्गेस्ट डी क्लास रेगुलर में से जिसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन उसका लेवल मेरे से भी कहीं ज्यादा है क्योंकि वो उस जगह को पिछले हजारों साल से रूल करते आ रही है और उसका लेवल कुछ अलग ही है, और वो बहुत ही ज्यादा कुख्यात है इसलिए क्योंकि जो भी रेगुलर उस स्टेशन पर जाते हैं वो उसके नाम को हंट करती है। कौन इस पर पूछता है क्या वो दूसरों के नाम चुराती है, इस पर साची एक्सप्लेन करता है हाँ, क्योंकि स्टेशन पे जो भी बैटल में हारता है जीतने वाला उसके नाम को चुरा सकता है, और जो लूजर होगा उस गेम में वो पूरी जिंदगी अपना नाम यूज नहीं कर सकता। वहीं जो विनर होगा जो उस नए नेम को ऑन करता होगा तो उस पर्सन के सभी चीज को भी ऑन करने लग जाएगा, जैसे कि उसका पैसा, उसकी पावर और कोई भी चीज, यहाँ तक कि उसका नाम भी। एक बहुत ही स्पेशल तरीके का नियम है जो सिर्फ इसी फ्लोर पर स्टेशन पर लागू होता है, यहाँ तक कि 10 फैमिलीज के लिए भी ये नियम नहीं टूटता। इसके आगे इवान भी उन्हें एक्सप्लेन करता है कि केसर एक बहुत ही पुराना वेटरन वॉरलॉर्ड है जिसका नाम पिछले हजारों सालों में कोई भी नहीं चुरा पाया नेम हंट स्टेशन पर। ऐसे तो किसी रैंकर के लिए वो कोई पैथेटिक ओल्ड स्टूडेंट हो सकती है, लेकिन तुम लोगों के लिए वो सबसे टफेस्ट अपोनेंट है पॉसिबली, और तुम्हारा टास्क यही है कि जो 2 दिन के लिए ट्रेन वहां रुकेगी उस टाइम पीरियड के अंदर ही तुम्हें केसर का नाम चुराना होगा उससे। अगर ये करने में तुम लोग सक्सीड कर जाते हो तो तुम लोग टेस्ट पास कर लोगे। इसके साथ ही इवान एक वार्निंग भी देता है कि तुम लोग को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये कोई मामूली सा डी रैंक रेगुलर नहीं है, ये एक रूलर है जो उस जगह में पिछले 1000 साल से भी ज्यादा टाइम से राज कर रहा है, और स्टेशन में हर जगह सिर्फ उसी के आदमी भरे पड़े हैं। अगर इनका ध्यान थोड़ा सा भी हटा
तो ये अपने नाम को, अपने सब कुछ को, यहाँ तक कि अल्टरनेट टिकट को भी खो देंगे। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं सभी को रेस्ट करते हुए, जहाँ कून, मैम और रैक एक ही रूम में थे। जब मैम कह रहा था कि नेक्स्ट स्टेशन बस अब आने ही वाला है कुछ दिनों में, इस पे कून भी एग्री करता है और कहता है कि हमें ज्यादा टाइम नहीं मिला इस बार भी रेस्ट करने का। कून ये भी सोचता है कि वो केसर साइको ना हो हाकिम की तरह बस, जिस पर मैम हंसने लग जाता है। मैम कहता है कि शायद हम कुछ बोल नहीं रहे कून, और कून के पूछने पर उससे बताता है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कहीं जाना था लेकिन जाने से भूल गया। फिर उसके माइंड में एक मेमोरी आती है और उसे याद आता है कि उससे जाना था द राइट स्पॉट। हम देखते हैं वहाँ पे गॉड ऑफ द गार्जियन को बैठे हुए, जो मैम को अपने सामने आते हुए देखकर उससे पूछता है कि उसने आने में इतनी देरी क्यों कर दी। वापस सीन फोकस करता है 39 फ्लोर पे, यानी कि नेमंड स्टेशन पर, जहाँ हम देखते हैं बाकी सारे भालू की सेना को भी जमीन पर पड़े हुए, और गेट पर कोई खड़ा होता है जो उनसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, कोई जाइंट। और उनके सामने खड़े होते हैं रैन और उसके बाकी टीममेट्स। लॉर्ड उनसे पूछता है तुम क्या वही हो जिसके बारे में मैंने सुना था कि कून फैमिली कोई मेंबर यहाँ आया है। साथ ही उसे धमकाते हुए कहता है कि मुझे अपना नाम दे दो बच्चे। हम देखते हैं रैन के आसपास इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लग जाती है। फोकस करते हैं कून पे और मैम पे, जहाँ पे कून कह रहा था कि हाँ वो जगह जहाँ तुमने गार्जियन से मिला था और रिवोल्यूशन ऐसी कोई चीज हुई थी। लेकिन अब वापस जाना काफी मुश्किल है क्योंकि स्टेशन बस पास में ही है, और मुझे पता है तुमने प्रॉमिस किया था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम आ नहीं पाओगे हमारे नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचने से पहले। लेकिन मैम कहता है मैं जस्ट फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और वैसे भी मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे अपने प्रोमिस को रखना चाहिए। या मैम वहां से जाने लगता है। कून के पूछने के बाद वो कहता है कि ठीक है मैं अकेले ही जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही मैं लेट होऊंगा। एंड में उन्हें बाय करके चला जाता है कह के कि उन्हें अब सीधे नेक्स्ट स्टेशन पर मिलेगा। तो वापस लैन को, जो अपने आप को बच्चा सुन के गुस्सा हो जाता है, जब उसके साथी उसे कहते भी है कि उसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और डैन उसे यहाँ तक बहाना देता है कि शायद इसने उसकी शक्ल किसी और से गलती से सोच ली होगी जिसका नाम किड होगा और इसलिए उसे ये बुला रहा है। रेबिटेल उसे कहती है कि हम यहाँ पे जस्ट अभी आए हैं और इसलिए हमें यहाँ बातचीत से, डिप्लोमेसी से चीजों को सुलझाना चाहिए। लेकिन रैन इसकी कोई मूड में नहीं था और सीसा तो एक बहुत ही खतरनाक पिंच लाइटनिंग अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जहाँ लॉर्ड दूर जाके खड़ा होता है, ये एनालाइज कर लेता है कि इसकी पावर है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसे हंसते हुए कहता है कि सॉरी तुम्हारा अटैक पे कुछ काम नहीं करने वाला। साथ ही वो अपना अटैक करता है कहते हुए क्योंकि मैं हूँ डर्ट, मेरा पूरा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मेरा नाम है हैसी, मुझे डर्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है और मैं हंट स्टेशन के 10 बॉसेस में से एक हूँ। ये भी कहता है जैसे तुम देख ही सकते हो कि मेरी बॉडी पूरी तरह से मिट्टी से बनी हुई है, तो इसीलिए इस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। जहाँ में से कोई बोलता है कि सही से तो पौधे भी उग रहे हैं, जिस पे हंसते हंसते कहता है हाँ, और ये मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। पीछे से देखते हैं उसके लाइट बियर को भी आते हुए, जो कहता है कि मैं आ चुका हूँ ऐसे ही। और वो रैन और बाकी लोगों को दिखाता है एक पोस्टर जिसमें लिखा होता है बहुत सारे लोगों का नाम, और वो उन्हें बताता है कि कैसे हैसी ने इन लोगों के नाम को हंट किया था। लेकिन काफी दुख की बात है कि इसके अंदर एक भी 10 फैमिली के किसी मेंबर का नाम नहीं, इसने अभी तक सिर्फ 9 पावरफुल वॉरियर्स के नाम ही हंट किए थे। पर ऐसी खुश होकर बताता है कि ये मेरी बॉडी का फायदा है, जिसका इतनी स्पेशल एबिलिटी है जिसमें ज्यादातर अटैक काम ही नहीं करते। जैन का ध्यान जाता है इस बात पे कि ये लोग नेम हंट के बारे में कह रहे हैं, और इनसे पूछता भी है कि बोला इसका क्या मतलब है। ऐसे ही हंसते उनका मजाक उड़ाता और ये कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि स्टेशन पर क्या होता है। और उनकी बेइज्जती करते हुए ये भी कहता है कि बोला तुम्हारा लाइट और बियर कर क्या रहा था, क्या सिर्फ एक डेकोरेशन मटेरियल है। जिस पर लेविटर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपने काम से मतलब रखो, वैसे भी मैं अभी स्ट्राइक पर हूँ क्योंकि ये लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे। ये सुनकर ऐसी कहता है अपने लाइट बियर को कि इनको यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। ये लाइट बियर उन्हें बताता है कि नेम हंट स्टेशन, जैसा कि इसका नाम है, इसी से पता लगता है कि इस जगह पे नामों को हंट किया जाता है। इस जगह को इसलिए बनाया गया है ताकि 10 फैमिलीज के लॉर्ड्स के बीच में यहाँ पे शर्त लगाया जा सके, जो लोग यहाँ रहते हैं और वो जुए में अपने नाम को दांव पर रखते हैं। इस जगह पर किसी के भी नाम को चुराया जा सकता है, और जिसकी भी नेम को एक बार चुरा लिया गया वो पर्सन अपना नाम कभी भी यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसे वापस से रिक्लेम ना कर ले। और जिन्होंने वो नाम चुराया होता है वो उस पर्सन का सब कुछ यूज कर सकते हैं। उनका भी नाम चुरा लिया जाता है, वो कहलाते अननेम, और उन्हें इस स्टेशन पे हमेशा के लिए रहना पड़ता है पूरी जिंदगी। उन्हें एक्सप्लेन करता है एक मैप के थ्रू कि जहाँ वो खड़े हैं उसके ठीक पीछे ही सारे अननेम रेगुलर रहते हैं, जिन्होंने आज तक कभी अपना नाम दोबारा से रिक्लेम ही नहीं कर पाया। ये ठीक पीछे एक एरिया है जहाँ पे वो रेगुलर रहते हैं जिनके पास अभी अपना नाम है या किसी और का, और जिन लोग के पास सबसे ज्यादा नेम है इस प्लेस पर उन्हें कहा जाता है द 10 बॉसेस। उन सब में सबसे ज्यादा महान है केसर। केसर के बारे में और पूछने पर ये बताते हैं कि वो कमांडर है इस स्टेशन का, और वो एक बहुत ही महान योद्धा है जिसने पिछले 1 साल में कभी भी अपना नाम किसी के लिए भी नहीं हारा किसी भी बैटल में। और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सामने आता है जब एक फेस्टिवल होता है
जब ट्रेन इस स्टेशन पर आता है, और इसी के साथ हंसते हुए ये भी कहता है कि उसको हराने की तो सोचना ही मत। आज से कोई सिंगल वॉरियर ऐसा नहीं है पिछले 1000 साल में तो यहाँ आया और उसने उसे हराया हो। लैन उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम तो मेरी टीम से भी बढ़िया लाइट हाउस बियरर हो। जिस पर लेविटेट चिड़के से कहती है अपना मुंह बंद करो और पहले मुझे पैसे दो। ऐसी ही वापस एक दूसरा अटैक करता है कहते हुए कि अब तुम्हें समझ में आया बच्चे, इसलिए अब जल्दी से अपना नाम मुझे दे दो, क्योंकि मुझे भी 10 फैमिली मेंबर्स में से बाकी लोग की तरह एक खून फैमिली का मेंबर का नाम चाहिए, ऐसा कि बाकी के 10 बॉसेस के पास है। कहता मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आई। देख तो रैन को पावर अप करते हुए जो कह रहा होता है कि ऐसे तो मुझे अपने नाम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि लोग यहाँ पे दूसरे नाम चुराना ही क्यों चाहते हैं। इन सब के पीछे असली वजह क्या है? क्या तुम्हें अपना खुद का नाम पसंद नहीं? मतलब दूसरे लोग के नाम चुरा के उनके नाम से एक जिंदगी जीना जो सबको झूठ होगा, इसका क्या फायदा? ये सब बोलते के साथ ही रैन अपनी लाइटनिंग पिल को भी निकाल रहा था और ये कह रहा था कि बहुत ही पैथेटिक है और से ये चीज बिल्कुल देखी नहीं जाती कि कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लोग दूसरे के नाम की जिंदगी जी रहे हैं। देखते लाइटनिंग पिल को जो कि अब था रैन के हाथ में, जो कह रहा था कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपना नाम तुम्हें तो बिल्कुल नहीं देने वाला। साथ ही उस पिल को खा लेता है और ये कहते हुए कि कोई भी नाम कभी तुम्हें सूट नहीं करेगा जो अपने नाम की खुद ही वैल्यू नहीं कर सकता। देखते एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग अटैक जैसी नोट करता है कि पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका है। इसी साथ रैन का एक बहुत ही खतरनाक अटैक आता है ये कहते हुए कि मैं तुम जैसे लोगों को ये चीज कभी भी अलाउ नहीं कर सकता इडियट। इस अटैक को एब्जॉर्ब कर जाता है ऐसी, लेकिन उसके बाद उसे बैक टू बैक और 2-3 अटैक मिलते हैं। ऐसी नोट करता है कि पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गया है और चारों तरफ से बहुत तेज मूवमेंट के साथ ही उस पर अटैक कर रहा है। देखते एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग ब्लास्ट भी। ऐसे अब थोड़ा सा इरिटेट हो गया था और उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि लाइटनिंग मेरे ऊपर काम नहीं कर सकती, तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और रियलिटी को मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि टीममेट इन लोगों की फाइट को देख रहे थे और रैबिटर कहती कि भला ये लाइटनिंग पिल के एब्जॉर्ब को भी कैसे सहन कर सकता है इतने खतरनाक अटैक। दूसरा टीममेट एनालाइज करता है कि लगता है ये सोच रहा है कि रैन को बार बार अटैक करवाते रहेगा। भी समझ जाता है कि शायद इसका लाइट बियरर कुछ जानता है रैन के बारे में और शायद उन्हें रैन के बारे में ये पता है कि उसकी एंडोरेंस ही उसकी कमजोरी है। तो बिल्कुल ठीक थी। ऐसे अपने मन में सोच रहा था कि बस मुझे यहाँ पे किस तरह से खड़े रहना है जिससे पहले कि अपनी सारी ताकत खत्म कर दे और थक जाए। उसके बाद वो इस किड को अटैक करेगा और बहुत आराम से इसका नाम चुरा लेगा। रैन बार बार अटैक किए जा रहा था ये चिल्लाते हुए कि तुम मुझे कब तक किड चिल्लाने वाले हो। ऐसे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जितना भी करना है कर लो, तो मेरे बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं ला सकते क्योंकि ये बना है मिट्टी से। रैबिटियर भी कहती है कि हम इसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हम और वेट करें, लेकिन उसका साथ ये करने से मना कर देता है और कहता है मैं थोड़ा सा समय और रुक जाना चाहिए। जब वो ये भी कहता है कि जब से रैन ट्रेन सिटी के अंदर हारा है उस ग्रे बंदे से तब से उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो सीक्रेटली काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है और उसने पहले से अपने आप को काफी इम्प्रूव भी कर लिया है। ये बताता है उसने अकेले रातों में इसको ट्रेनिंग करते हुए देखा था और इतने लंबे टाइम से काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। ये सुनकर रैबिटर को बिल्कुल विश्वास नहीं होता क्योंकि रैन काफी ज्यादा लेजी था। जहाँ हमें पता लगता है कि शायद रैन ने अपनी पुरानी हारों को काफी अच्छे से एनालाइज किया और ये समझा कि उसकी कमजोरी कहाँ पर है। रैन देखता है कि बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच का फायदा नहीं हो रहा और वो कहता है मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा लगता है। और वो मेंशन करता है एक बहुत ही पावरफुल स्किल की जो उसने सीखी थी कुछ हार्ड ट्रेनिंग से। कहता पहले तो मैंने इसकी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज सोची थी और इसे करने में मुझे कम से कम 2 दिन लग गए। ऐसी को थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। वो पूछता है तुम किस स्किल की बात कर रहे हो और ये फ्लो शिंशु इतना बढ़ क्यों गया यहाँ पर। रैन अपनी स्किल को अब चालू कर चुका था और कह रहा था कि ऐसे तो मैंने इस चीज को मैनिफेस्ट कर लिया थ्योरी से, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर मैं इसको टेस्ट कर सकूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मुझे मिल गया एक ऐसा अपोनेंट, वो टेस्ट सब्जेक्ट है तुम। उनके बाकी टीममेट्स के साथ हमें पता लगता है जब रैन एक्सप्लेन कर रहा था अपनी स्किल को तो बताता है कि अभी तक मैं जितना भी शिंशु था मैं उन्हें कलेक्ट करके सीधे फायर कर देता था एक झटके के साथ एक बड़े धमाके के लिए। लेकिन इस स्किल का यूज करके वो काफी सारे अलग अलग अटैक कर सकता था जिसके साथ वो शिंशु को भी गैदर करते रहता है और हर एक धमाके के बाद उसका दूसरा धमाका पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक मूवमेंट पे आकर वो अपने मैक्सिमम शिंशु अमाउंट को भी यूज कर सकता है। पहले उसके लिए चीज काफी डिफिकल्ट होती थी कितने बड़े अमाउंट के शिंशु को गैदर करना, उसे कंट्रोल करना, लेकिन इस टेक्निक से वो उसको बहुत आराम से गैदर कर सकता है हर एक बैंक के साथ। और अगर समराइज कर दें तो इस अटैक को ऐसा समझा जा सकता है कि उसने जितने भी अटैक किए उसका एक बहुत ही बड़ा वर्जन है जो कि इससे लाख गुना खतरनाक है। इस अटैक करना जो था मैस्चनी स्टाइल शिंशु मैनिपुलेशन स्किल ग्रैंड इलेक्ट्रिकल पर्ल। डॉक्टर मैं इसको देख के हंस रहा था ये कहते हुए कि शिंशु का थोड़ा ज्यादा बड़ा क्या डेंजरस हो सकता है। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था ये कहते हुए कि तुम बेशक मिट्टी से बने हो लेकिन तुम्हारी कोई ना कोई लिमिट होगी शिंशु एब्जॉर्ब करने की। इसी के साथ वो अटैक करते हुए कहता है
कि इससे बच के दिखाओ। अगर तुम इससे बच गए तो मैं तुम्हें अपना नाम देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इस पूरे शिनशु को चेंज कर देता एक स्पेयर के अंदर, जिसका नाम था मैशन स्टाइल लाइटनिंग स्पेयर। अटैक का भी अपना एक अलग नाम था। सीधे आगे डर्टमैन के बॉडी में आने लगता है। हम देखते रैन को जब थक चुका था, लेकिन डर्टमैन पूरी तरीके से निस्तानाबूद हो चुका था और रैन उसकी बची खुची बॉडी के सामने हंसते हुए कहता है कि लगता है मेरा नाम तुम्हारे बस का नहीं था हैंडल करना। बाकी लोग तक भी न्यूज पहुंच चुकी थी कि इस बच्चे ने हैसी को हरा दिया। कुछ लोग इससे डर भी रहे थे, कुछ लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे ताकि उसके हंट करके वो सारे नाम एक ही बार में जीत सके। वहीं हम देखते हैं डोर्सी को और शिविशु को, जो कह रहे थे लगता है नेक्स्ट बॉस बहुत ही जल्दी बाहर आने वाला है। तारीफ भी कर रहे थे रैन की, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। तो ये डोर्सी कहती है अब चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें दिखाया जाता है ग्रेन गैलरी को, जहाँ पे एक नौकर केसर को बता रही होती है कि भी 5 रेगुलर आए हैं नीवन स्टेशन में, इनमें से एक कून फैमिली से बिलोंग करता है। उसने हैसी को भी हरा दिया है, जो कि 10 बॉसेस में से एक था। और ये उससे ये भी पूछती है कि अब लॉर्ड केजर क्या करना चाहता है इस सिचुएशन के बारे में, जहाँ पहली बार लॉर्ड केजर को भी देख पाते हैं, जिसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था और अपना चेहरा छुपा रखा है। तो इसी ट्विस्ट के साथ और लॉर्ड केजर के अपीयरेंस के साथ ही टॉर गॉड की एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाली वीडियोस में आप देखोगे कि आखिर लॉर्ड केजर कौन कौन से जाल बिछा रखा है यहाँ पे आने वाले रेगुलर्स के लिए, और क्या रैन अपने इस खतरनाक एंट्री के बाद क्या मुश्किल में पड़ जाएगा, और बाकी 10 बॉसेस भी उसके नाम को चुराने के लिए उस पर अटैक कर देंगे। और आखिर एंडोर्सी और शिविशु कौन सा प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से अभी तक वो सेफ चीजों को ऑब्जर्व करने में लगे हैं, और वो भी हेल ट्रेन पर जा पाएंगे या नहीं, और बैम जब यहाँ आएगा तब सिचुएशन कितनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है उसके लिए, और क्या वो अपने नाम को बचा पाएगा और अपने दोस्तों को भी। सब चीजें जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करें। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं आपको और कौन सी के ऊपर वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइस।